स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आखिर कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि बैंक लोन्स पे फ्रॉड हुआ है, बैंक से लोन लेकर किसी ने बैंक के लोन पे डिफॉल्ट किया है। कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि बैंक लोन्स के डिफॉल्ट पे या तो लोग भारत के बाहर भाग गए या लोग जो है भारत में ही है लेकिन उनके खिलाफ केस चल रहा है, वो जुडिशरी के सामने पेश करे जा रहे हैं, अगर पुलिस के द्वारा अरेस्टेड है भी तो। सीबीआई ने कुछ करा, ईडी ने कुछ करा, किसी और ने कुछ करा, डिपार्टमेंट ने कुछ करा, इनकम टैक्स के लोगों ने कुछ करा, तो कुछ करने से हो कहा रहा है। मेरा एक सिंपल सवाल है इस देश की जनता से, आप लोगों से, बैंकर्स से, सरकार से, कि पैसा कहां है? तुम जेल में हो, तुम लंदन में बैठे हो, तुम जहां मर्जी बैठे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने जितने पैसों पे डिफॉल्ट करा वो पैसा आम जनता का है, आप और हम जैसे लोगों का है, हमसे जो और ज्यादा कम प्रिविलेज लोगों का है उसका है, मिडिल क्लास लोगों का है, गरीब लोगों का पैसा है। वो पैसा कहां है? सिंपल सवाल है, मुझे इसका जवाब नहीं पता। अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हाल ही में जो बैंक लोन फ्रॉड केस हुआ है उस केस के बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। आपको पूरा बैकग्राउंड बताया जाएगा डिफॉल्टर्स का, आप लोग देख ही चुके हैं नाम क्या है, पर डिफॉल्टर्स का बैकग्राउंड, कितने प्रसिद्ध बैकग्राउंड के लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, और इस टाइप की हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती है कि आप किस कॉस्ट पे ये काम कर रहे हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो जितने भी IAS एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज में, हमारे YouTube चैनल पे, और उसके सिवा प्रसिद्ध का कई प्रकार के कोर्सेज हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप जरूर ज्वाइन करें। आप यदि ये PDFs चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़े, जिसमें से टेलीग्राम हैंडल पर आपको मेरा PDF मिलेगा, ये जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूं, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसके सिवा आप इंस्टा पे और ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन और उसकी वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, जरूर जुड़े। आयुष सांघी के नाम से आपको हैंडल्स हैं, इजीली मिल जाएंगे, मेरी फोटो वहां दिखेगी, मुझे फॉलो करें, मेरे साथ जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज शेयर करें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करें। तो स्टडी IQ लेकर आया है आप लोगों के लिए स्पेशल ईयर एंड सेल। स्टडी IQ के जितने कोर्सेज हैं इस वक्त सारे के सारे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करें तो। कोड है सांघी लाइव। आई रिपीट, कोड है सांघी लाइव। इस कोड को यदि आप यूज करते हो तो आपको इस वक्त सारे बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स, 1000 आवर्स का कंप्लीट लाइव कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरिंग सेशंस, ये सब अवेलेबल है एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पे जो कि 17,500 रुपए है। और इसके सिवा आपको NCERT बैचेस, SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैचेस जिसको हम क्रैश कोर्स भी कहते हैं, और ऑप्शनल बैचेस, ये सारे ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है सिर्फ एक कोड के यूज पे, और कोड है सांघी लाइव। तो कोड ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें स्टडी IQ के कोर्सेज पर आज ही। अगर आज के लेक्चर में मैं किसी तरीके से गुस्सा हो जाऊं या भावुक हो जाऊं, मुझे वापस बुला लेना, लाइव चैट में लिखकर, कमेंट्स में बोलकर। डू टेक केयर ऑफ मी, क्योंकि ये जो एक ऐसा इशू है ये मेरा दिल जलाता है कि हम जो है हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो है इतने प्रिविलेज्ड, इतने प्रसिद्ध, इतने वेल्दी होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं कि आपको यह देखकर इतना दुख होगा, आपका दिल जलेगा कि भाई तुम्हारे पास किस बात की कमी थी जो तुमने ये काम करा। तो हाल ही में क्या हुआ है, एक बहुत ही बड़े नोन भारत के बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, अब नहीं है लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर थी, चंदा कोचर मैडम, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थी पूरे बैंकिंग सर्कल्स में, इकोनॉमिक सर्कल्स में, फाइनेंशियल सर्कल्स में और गवर्नमेंट सर्कल्स में, हर एक सर्कल्स में अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड वुमन।
was arrested. Why? It will blow your mind. आईसीआईसीआई बैंक के कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के केस में, अगर मैं हिंदी में कहूं तो 400 बीसी के केस में, जिसको चीटिंग कहा जाता है, फ्रॉड कहा जाता है, मिस अप्रोप्रिएशन की जो दफा लगाई जाती है आईपीसी में सेक्शन 420 में, उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया था। कुछ टाइम पहले इनके हस्बैंड दीपक कोचर साहब को अरेस्ट किया गया था और उसके पहले वीडियोकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर धूत को अरेस्ट किया गया था। अब इनके बीच में क्या ट्रायंगल बना, या मैं ये कहूं कोचर्स और धूत के बीच में क्या ट्रायंगल बना, ये हम जानेंगे पहले, उसके बाद कोचर का बैकग्राउंड देखेंगे। हमारे लिए जो है ये जानना जरूरी है, या इस चीज से हमें पता दो चीजें चलती हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए एक वेकअप अलार्म है कि जाग जाओ, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। और दूसरी जो चीज है, आप कितने भी बड़े बैंक के एमडी हो, सीएमडी हो, जेएमडी हो, सीईओ हो, जो मर्जी बड़े 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 ओनर हो और जो पोस्ट है, आप सरकार से, अथॉरिटीज से, जेल से, पुलिस से इम्यून नहीं हो। अपने आप को इनविंसिबल या बहुत बड़ा मत मानो, शक्तिशाली नहीं हो आप। अगर आप शक्तिमान भी होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप इम्यून नहीं हो। यू वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय द स्टेट, बाय द अथॉरिटी, बाय द स्टेट एक्शन। These are the two things which reflect the present case. That private sector bankers accused of moral turpitude. Moral turpitude का मतलब है कि आपने जो एक basically accepted practice है, जो कि moral है, जो कि ethical है, जो कि सामाजिक तौर पे ठीक है, जो कोई भी इंसान गलत नहीं करेगा, आप उसके खिलाफ गए। ये कहीं लिखा नहीं होता है, या आप पॉलिटी के सेक्शंस में भी पढ़ते हो। If you are doing anything immoral, that is moral turpitude. वो चीज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली एज अ बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स को इस चीज के लिए अक्यूज किया गया है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स जो है ये काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया, यू आर नॉट इम्यून। गलत करोगे कभी ना कभी पकड़े जाओगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिलीव एट द प्रोब एजेंसीज मूव एम्फसाइज द नीड फॉर इम्पेकेबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एट प्राइवेट लेंडर्स। बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट बैंक्स के लेंडर्स को भी, या उनके लिए भी जो है, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, ढंग के होने चाहिए और बढ़िया होने चाहिए, जिससे कि हम ये चीज देख सके कि जो लेंडिंग है वो आप बैंकिंग नॉर्म्स और इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक के अनुसार कर रहे हैं। आप अननेसेसरी लेंडिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है। सो सीबीआई अरेस्टेड आईसीआईसीआई बैंक्स erstwhile MD, former CEO and MD चंदा कोचर and her husband। ये अरेस्ट किए गए थे क्योंकि इनके ऊपर ये एलिगेशन या इल्जाम लगा है कि आपने 3,250 करोड़ रुपए का स्कैम करा है, इतना हैवी अमाउंट ऑफ लोन वीडियोकॉन को देते हुए, जब आपको ये बात पता थी कि ये जो है डिफॉल्टर्स है। इसमें कई सारे एंगल्स हैं, ये एंगल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। So CBI has also arrested Videocon Group founders, जो कि मिस्टर धूत हैं इन द लोन फ्रॉड केस। इनका नाम है वेणुगोपाल धूत। द एजेंसी हैज बुक्ड द डुओ अंडर सेक्शंस ऑफ चीटिंग। चीटिंग 420 कहलाती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये तो खैर कानून दूसरा है। तीनों चीजों में इनको अरेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे चंदा कोचर मैडम है कौन। एक रिस्पेक्टेड मैडम थी, इन्होंने बहुत लोगों का भरोसा तोड़ा है। She was an icon. She was a female leader and she was highly revered amidst the entire community. She was looked up by so many people, so many of you wonderful people. आप में से भी कई लोगों ने, खासकर लड़कियों ने इनको देखा होगा, अपना आइडल बनाया होगा, और देखिए इन्होंने कितने लोगों की होप्स यानी कि भरोसे को तोड़ा है। चंदा कोचर जो है वो जोधपुर में पैदा हुई। She was born in जोधपुर. Thereafter she completed her education. That is, she completed her bachelor's degree, she completed her cost accountancy and her further higher education, postgraduate education from Bombay. वहीं पे उनके जो बैचमेट थे वो थे मिस्टर दीपक कोचर, जो ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर थे, उनसे उन्होंने शादी भी करी। तो शी वॉज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। शी ऑब्टेन्ड द मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट की MBA भी है। तो अच्छी एजुकेटेड उस जमाने की है जिस जमाने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, या लड़कियां इतना नहीं पढ़ती थी। लड़कियों को छोड़िए, लड़के भी नहीं पढ़ते थे। 1982 आज से 40 साल पुरानी बात है। शी वाज एजुकेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम।
तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने 1984-85 में आईसीआईसीआई नामक बैंक के साथ या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपना करियर एक ट्रेनी के रूप में शुरू करा। इट वॉज वे बैक 35 ईयर्स बैक इन्होंने ये चीज शुरू करी थी। उसके बाद धीरे धीरे ये राइज करती चली गई। 1990s में ये इंस्ट्रूमेंटल थी आईसीआईसीआई बैंक को बैंक के रूप में सेटअप करने के लिए। 94 में ये एजीएम बनी, 96 में ये डिप्टी जनरल मैनेजर बनी सेम बैंक की। उसके बाद 96 में कोचर ने एक सेपरेट प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन को हेड करा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, which aimed to create dedicated industry expertise in the areas of power, telecom and transportation. ये तीनों चीजें हैं, इनके लिए एक डेडिकेटेड जो इंस्टीट्यूट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रुप, जो इनके द्वारा क्रिएटेड था। In 2006 कोचर was appointed as deputy managing director of ICICI बैंक। तो 20 साल के अंदर अंदर इतनी ज्यादा राइज कर गई है, बहुत बड़ी बात है that you have been appointed the deputy managing director, पूरे बैंक की, एक नेशनल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बनना 20 साल के भीतर बहुत अच्छा काम है, बहुत एक सक्सेसफुल काम के तहत ये चीज आती है। और 2007 से 2009 के बीच शी वाज द बैंक्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब 2 एमडीज हैं जो बैंक चलाते हैं, उसमें से एक ये है। तो शी हैड रीच्ड टू दिस पोजीशन। 2009 में उन्होंने सक्सीड करा केवी कामत साहब को, जो बैंकिंग सर्कल्स में एक बहुत बड़ा नाम है। आगे चल के केवी कामत साहब ब्रिक्स बैंक के भी चेयरपर्सन बने। ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से कहा जाता है, उनको सक्सीड करा और ये जो है ये बनी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव। अब बहुत सारे लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो आप यू रफल अ लॉट ऑफ फेदर्स। तो आपके अराउंड जो लोग होते हैं सीनियोरिटी में, जो आपसे थोड़े एज में बड़े होते हैं लेकिन पोस्ट में जूनियर होते हैं या बराबर होते हैं, वो मतलब देयर इज जेलसी, नेचुरल होता है, वो ह्यूमंस के अंदर है, ह्यूमन टेंडेंसी में है। सो हर एलिवेशन आल्सो लेड टू द एग्जिट ऑफ शिखा शर्मा, द फॉर्मर एक्सिस बैंक चीफ, हु वाज सीनियर टू हर इन द ग्रुप। इनको नहीं बनाया, इनको बना दिया, ये एग्जिट कर गई। She resigned from her position in 2018 when allegations of corruption surfaced against her and her husband. जब इनके और इनके पति के खिलाफ एलिगेशंस उठे, जो है इल्जाम उठाया गया कि आपने जो है आपने मिस अप्रोप्रिएशन करा है कैश का, तब इन्होंने रिजाइन करा सन 2018 में। 2016 में एक विसल ब्लोअर थे, इनका नाम आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, न्यूज मीडिया में नाम कम उछाला जा रहा है। एक विसल ब्लोअर वो आदमी होता है जो रॉन्ग डूइंग्स होती है एक कंपनी के अंदर, उन्हें डिस्क्लोज करता है। सो रॉन्ग डूइंग्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी आर डिस्क्लोज्ड बाय अ पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट रखा गया था जो पास नहीं हुआ, उसे कहा जाता है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। सो विसल ब्लोअर ने यह चीज बोली कि बहुत सारी इररेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी बिटवीन कोचर्स एंड बिटवीन वीडियोकॉन ग्रुप। तो वीडियोकॉन ग्रुप एक तरफ है धूत और दूसरी तरफ है कोचर, दीपक कोचर साहब और उनकी वाइफ चंदा कोचर। अब क्या होता है इसमें, इररेगुलरिटी कहां है, इस चीज को समझिए ध्यान से। चंदा कोचर जो है वो एक बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है। वीडियोकॉन के जो ओनर है धूत, इसको लोन चाहिए। यदि चंदा कोचर इनको लोन दे तो आप लोन देने से पहले सबसे पहले डिस्क्लोज करते हो कि आपका इस कंपनी के अंदर, जिसको आप लोन दे रहे हो, इसके अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है। यह चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट निकलता है तो उस पर्सनल इंटरेस्ट के चलते आप उस कंपनी को लोन नहीं दे सकते, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और यह सिर्फ एक चंदा कोचर मैडम की बात नहीं है, उस बैंक के सारे ही लोगों का अगर किसी भी तरह का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या कोई भी रिलेशन है वीडियोकॉन से, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये डिस्क्लोजर जो है ये आपको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर स्टैंडर्ड्स। ये चीज लाजमी है, दिस इज मैंडेटरी, ये करना पड़ता है। चंदा कोचर मैडम ने ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी कि उनका रिलेशन है, उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, रिलेशन था उनके हस्बैंड का। तो हुआ ये कि जो लोन आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन को प्रोवाइड किया गया, वीडियोकॉन ने उसी लोन में से कुछ पैसा एक तीसरी कंपनी में लगाया जिसका नाम है न्यूटेक या न्यूटेक कंपनी।
उस कंपनी में पैसा लगाया गया। वो जो न्यूटेक कंपनी थी उसमें 50% स्टेक वीडियोकॉन के ओनर का था और बाकी का स्टेक जो था वो चंदा कोचर मैडम के हस्बैंड का था। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई कि आपने पैसा एक कंपनी को दिया, उसने आगे एक तीसरी कंपनी में लगाया जिसमें आपके हस्बैंड का और उस ओनर का दोनों का स्टेक है। ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी गई। दिस वॉज द बिगेस्ट इरेगुलरिटी। इस नाम की विसल जो है वो ब्लो करी थी एक आदमी है जिसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हैड sought an inquiry into the transactions between ICICI, Videocon and New Power Renewables, a company promoted by दीपक कोचर। दीपक कोचर चंदा कोचर के हस्बैंड हैं। एलिगेशंस 2018 में ऊपर आए जिसके इमीडिएटली बाद चंदा मैडम ने रिजाइन करा। It was alleged that a company related to धूत invested 64 crores in New Power in 2010. इसके प्रमोटर थे कौन? दीपक कोचर साहब। Later, the proprietorship was transferred to a trust owned by Deepak Kochar for rupees 9 lakhs after Videocon received a loan of 3,250 crores from ICICI Bank in 2012. 9 लाख रुपए में कंपनी बेच दी आपने, 3,000 करोड़ का लोन ले रहे हो। मजाक चल रहा है क्या? Is this a joke? Let's have a look at this timeline. Quid pro quo deal with Videocon's धूत। Quid pro quo मतलब something for something। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया। आपने मुझे मारा, मैंने आपको वापस मार दिया। समथिंग फॉर समथिंग। तो धूत ने आपको कुछ दिया तो कोचर ने भी आपको कुछ दिया। धूत रिपोर्टेड डाइवर्टेड 64 करोड़ टू न्यू पावर रिन्यूएबल वेयर दीपक कोचर हैड 50% स्टेक। इनका 50% स्टेक था जिसमें इन्होंने 64 करोड़ रुपए लोन के नाम का पैसा जो है लगा दिया था। लोन्स टू वीडियोकॉन ग्रुप एंड वायलेशन ऑफ बैंक्स पॉलिसीज। बैंक की पॉलिसी का वायलेशन यहां हुआ कि आपने ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी, ये चीज आपने अंडर द कार्पेट रखी, ये चीज आपने जो है डिस्क्लोज नहीं करी, जो कि आरबीआई के नॉर्म्स के भी खिलाफ है। तो सीबीआई की इंक्वायरी में यह निकल कर आया, सीबीआई लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट ऑल 3 ऑफ देम, धूत, कोचर्स एंड द कंपनीज इंक्लूडिंग दीज। तो यहां पे जब शुरू में चीटिंग का स्कैम निकला तो 1700 करोड़ के आसपास का स्कैम था। एफआईआर लॉन्च करी गई, किस सेक्शन में लॉन्च करी गई, क्या दफा लगाई गई? करप्शन, आईपीसी 400BC जिसको चीटिंग बोलते हैं, and criminal conduct. Loans to Videocon were classified as NPAs in 2017. ये है, ये चीज मेरा दिल दुखाता है। एनपीए आपके बाप का पैसा है क्या? लोगों का पैसा है। तुमने लोन दिया, लोन गया, खत्म, अब रिकवर ईयर एनपीए हो गया। अरे भैया कहां, वेयर इज द मनी? चंदा कोचर को तुम जेल में डालो, तुम दरिया में डालो, तुम अरेबियन सी में फेंको, तुम जहां मर्जी से फेंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3,250 करोड़ रुपए कहां से रिकवर होंगे, मुझे ये बताओ। जस्ट टेल दिस टू मी। आई वांट द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन शुड बी टेकन अप बाय एवरी सिंगल मीडिया हाउस, एवरी सिंगल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, चाहे वो ऑनलाइन न्यूज चैनल हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल हो, चाहे वो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन हो, रूलिंग पार्टी हो, बैंकिंग के कोई भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स जो मर्जी हो, आई डोंट केयर। इस सवाल को उठाओ, वेयर द हेल इज द मनी? सो देखिए लोन्स कैसे कैसे दिए गए। ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फाउंड 6 लोन्स थे 1875 करोड़ के। दे वर एक्सटेंडेड टू वीडियोकॉन ग्रुप एंड अदर कंपनीज बिटवीन 2009 एंड 2011। ये भी वायलेशन में थे। उसके बाद एलिगेशंस के बाद कोचर हैड गॉन ऑन इनडेफिनिट लीव, इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और इनके बाद एक संदीप बख्शी नामक इंसान ने इस बैंक की जो है इस बैंक को संभाला, इस बैंक की कमान संभाली। सो इन जनवरी 2019 बैंक्स इंटरनल इंक्वायरी allegedly फाउंड दैट कोचर हैड वायलेटेड डिस्क्लोजर नॉर्म्स। ये चीज है, यहां से चीज पकड़ी गई, यहां पे विसल ब्लोअर काम आया on conflict of interest that her October 2018 exit would not be treated as normal resignation। मतलब आपके ऊपर इल्जाम लगा, आपने रिजाइन कर दिया, आप कोई माता देवी थोड़ी हो जो आपने रिजाइन कर दिया। आपने इसलिए रिजाइन करा, आपने रिजाइन नहीं करा, आपको बाहर निकालकर फेंका गया है। दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है कि आपको बोला कि गेट आउट, आप इस लायक नहीं हो क्योंकि आपने इरेगुलरिटी करी है, वर्सेस कि भाई मैं रिजाइन कर रही हूं, मैं जो हूं माता देवी हूं, मदर टेरेसा टाइप फिगर हूं मैं। तो ये जो है कोचर्स का सागा का थ्रू आउट टाइमलाइन जो है थ्रू आउट दी हुई है। इसको आप बाद में पीडीएफ से देख सकते हैं। ये टाइमलाइन जो है वो डेट बाय डेट क्या क्या हुआ, कहां पे ईडी आई, कहां पे सीबीआई आई, कहां पे चार्जशीट फाइल हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज समथिंग दैट यू कैन रीड लेटर। तो एक्स आईसीआईसीआई बैंक सीईओ कोचर डिनाइड अर्जेंट हियरिंग बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। ये न्यूज है अभी की 27 दिसंबर, अभी की न्यूज है, कल परसों की।
इनको अर्जेंट हियरिंग चाहिए थी क्योंकि जेल में इनको तकलीफ हो रही होगी। 3,000 करोड़ का फ्रॉड तुमने करा है। एक बहुत हाई वैल्यू अपार्टमेंट इन्होंने खरीदा वहां पे। बॉम्बे के अपार्टमेंट्स भी इतने महंगे होते हैं, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स होते हैं। वो इन्होंने खरीदा, तो उसके बाद अगर जेल में रहना पड़ जाए 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो अर्ली हियरिंग तो चाहिए होगी। द कोर्ट डायरेक्टेड द कपल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर अ रेगुलर हियरिंग ऑन जनवरी 2। आप तमीज से आइए, कोई अर्ली हियरिंग का तमाशा नहीं चलेगा, जेल में रहो। तो चंदा कोर्चेज अरेस्ट ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये चीज डिस्क्लोज करी है अरविंद गुप्त ने, जो कि विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने 2016 में आवाज उठाई थी कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो सिर्फ 2 लोग पकड़े गए हैं, आपको अभी नहीं पता कि और कितने लोग इन्वॉल्व हैं। इंक्वायरी करोगे, टटोलोगे वो चीज, तो और नाम बाहर निकलेंगे। द रोल ऑफ एक्चुअल बेनिफिशियरीज इन द स्कैम, they are many more, and those who were party to approving the loan to Videocon needs to be probed by an interagency group of investigators। ये चीज करना जरूरी है। बहुत हाई लेवल ऑफिशियल्स, शायद सरकारी लोग भी इन्वॉल्व हो, उनका भी नाम आए, शायद और बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हो, शायद वीडियोकॉन के सिवा बीच में इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व हो, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर मिसिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। दिस इज कॉल्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे आइसबर्ग दूर से दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखती है, और पास जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो टाइटैनिक ऐसे भिड़ती है कि डूब जाती है। वो चीज हो सकती है। हमें क्या पता, अभी तो एक लोन 3,000 करोड़ का निकला है डिफॉल्ट, हो सकता है लोन असली 10,000 करोड़ का डिफॉल्ट हो, 12,000 करोड़ का डिफॉल्ट हो। क्या करेंगे? व्हाट डू वी डू? सो we have only picked up one small tip of the iceberg. The probe has not identified coterie of officials। इनके भी कुछ पेट्स होंगे, इनके भी कुछ लोग होंगे जो कि सीनियर मैनेजमेंट में आते होंगे, इनको भी पकड़ो। तो इसके साथ साथ मैंने एक सेक्शन और ऐड करा है, यहां पे मैंने ये इंक्लूड करा है कि भारत में और ऐसे कितने प्राइवेट बैंक के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए हैं और उनकी वैल्यू क्या है। चाहे वो यस बैंक का हो, राणा कपूर, अगर आपने उनका नाम सुना हो, तो ये जो आईपीएल टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद की, आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपने डीएचएफएल के स्कैम के बारे में सुना होगा, वाधवन के बारे में, और ऐसे कई और स्कैम्स हैं। इसमें हम एसबीआई वगैरह की बात नहीं करेंगे, नीरव मोदी की और माल्या की, क्योंकि वो सरकारी बैंकों से लोन लेके डिफॉल्ट कर रहे थे। हम प्राइवेट बैंकों की बात कर रहे हैं, जिसमें येस बैंक के राणा कपूर का नाम सबसे ऊपर आता है। The CBI has filed a charge sheet against Kapoor and Avanta Group promoter Gautam Thapar। 450 करोड़ के आसपास का स्कैम है, जो अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को उन्होंने बेनिफिट कराया। सो तालो जेल इन नवी मुंबई, द बैंकर वाज लॉस्ट, जेल में डाल दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू यस बैंक कॉर्पोरेट इन नवंबर 25, 2022। अभी इनको बेल मिली है। उसके बाद डीएचएफएल, तो यहां पे एनबीएफसी जो है वो भी इन्वॉल्व है। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वर्ल्ड के सुपरस्टार्स नहीं है, एनबीएफसी भी इन्वॉल्व है। वाधवंस, इंडियाज बिगेस्ट बैंक फ्रॉड इन्वॉल्विंग 34,000 करोड़। इतना हैवी अमाउंट, और एनपीए आप इस पे कर रहे हो, एनबीएफसी है। सबको पता है कि एनबीएफसी रेगुलर बैंक नहीं है, फिर भी आप पे भरोसा करके अगर डिपॉजिट कर रहा है वो डिपॉजिट होल्डर, अगर मैं भी खोल रहा हूं तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि तुम डिफॉल्ट कर जाओगे। सो धीरज वाधवन डाइवर्टेड फंड्स एंड परचेज 24 पेंटिंग्स वर्थ 63 करोड़। कैसे हजम होगी ये पेंटिंग? तुम्हें खाने को नहीं आती तुम्हारे कमरे में अगर देखोगे ऐसे तो। ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू वाधवन नॉट टू बी गिवन इफेक्ट टिल Feb 1st। HC जेल में मरो, तुम इसी लायक हो। ये अभी का ऑर्डर है 8 दिसंबर 2022 का। सो दीज आर द डिफॉल्टर्स। अब जो है, अब ये पढ़ते हैं या ये देखते हैं कि इस सिनारियो में क्या किया जाए। अब पकड़े तो गए लोग, क्या किया जाए? व्हाट टू बी डन? सो व्हाट हैज टू बी डन? व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डिफॉल्टर्स और सच काइंड ऑफ लोन्स? इस ये सवाल है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसको लेकर 3 शब्द हैं: प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ब्रैकेट में मेरी तरफ से एक चीज जो मैं लिखना चाहता हूं वो है ऑन टाइम। इन 3 वर्ड्स को समझ लीजिए, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं होती है नहीं होती है। भाई हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं, हमें ये सब चीजें नहीं समझ में आती। सबसे पहली चीज है कि डिफॉल्ट हो क्यों रहा है।
उसको प्रिवेंट करो। और अगर हुआ है तो आप वेट करते हो क्या? अभी हमने देखा 2006 में लोन दिया, 2008 में कुछ हुआ, 2010 में ही वो डिफॉल्ट कर गए थे, 2017 में एनपीए भी हो गया, 2018 में उसने रिजाइन करा। तो ये 12 साल से क्या कर रहे थे? क्या आपको 12 साल बाद समझ में आया? और ये भी विसल ब्लोअर ने विसल ब्लो करा तो समझ में भी आ गया, वरना तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। ये और 25-30 साल बाद पता चलता चंदा कोचर रिटायर हो गई होती, दीपक कोचर का कुछ आता पता ही नहीं होता, वैसे ही 55-60 साल के हैं, क्या पता होता? दे आर ऑलरेडी 60+। सो अर्ली डिटेक्शन. Why don't we know about these possible NPAs or any kind of default on time? Why do we get to know about these defaults only when they reach thousands of crores? तो दूसरा है अर्ली डिटेक्शन, एंड द थर्ड इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये पता होने के बाद भी फ्रॉड जो है वो रिपोर्ट नहीं होता. बैंक ऑफिशियल्स के हाथ में या एम्प्लॉयज के हाथ में पावर नहीं है या उतनी नॉलेज नहीं है, और ऊपर के लोग जो है वो देते नहीं है, तो ये भी वेट करते हैं. ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू डील विद फ्रॉड्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो, बट वी आर हार्डली फॉलोइंग एनी ऑफ दीज. इन तीन चीजों के प्रेमाइस पे एक फ्रेमवर्क जो है वो दिया गया है, जो कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप आरबीआई की फॉलो करती है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं. व्हाट इज द फ्रेमवर्क टू डील विद सच काइंड ऑफ लोन्स और फ्रॉड्स? क्या फ्रेमवर्क है, आइए देखते हैं. सो the issue relating to prevention, early detection and reporting of frauds has been looked into by the IWG, internal working group, जो कि आरबीआई का है. इसने recommendations दी हैं of this IWG, a framework for fraud risk management that was proposed. तो ये framework है क्या, आइए देखते हैं. framework में ये सारी चीजें आती हैं. all these things are a part of this framework. These are very lengthy recommendations and discussions. तो मैं आपको brief में ये बताऊंगा, और आप जो है बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड करके इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. तो पहली चीज, जैसा हमने देखा, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल. इसको रेड फ्लैग सिस्टम भी कहा जाता है. रेड फ्लैग का मतलब यह है कि आपको जब भी कोई चीज फिशी दिखे, आपको जब भी धुआं दिखे, स्टीम दिखे, तो उसी टाइम आप रेड फ्लैग रेस करें, उसी टाइम अलार्म बजाएं, उसी टाइम घंटी बज जानी चाहिए. जरा सा धुआं दिखे, आप फायर अलार्म बजा दो. So, as soon as you see a red flagged account is being introduced in the current framework as an important step, तो suspicion मतलब fraudulent activity होने का वेट मत करो. अगर शक है कि हो रही है तो ही रिपोर्ट कर दो. is thrown up with the presence of one or more early warning signals. जैसे कि एक इंस्टॉलमेंट में आप डिफॉल्ट कर गए. भाई ऐसे ही तो होता है, मुझे आप तक समझ में नहीं आया. अगर आपने किसी को 1000 करोड़ का लोन दिया, उससे आप 1000 करोड़ वापस इकट्ठे थोड़ी मांगते हो. आप ईएमआई के तौर पे इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हो. अरे तो वो सब पे डिफॉल्ट थोड़ी कर रहा है एक बार में, एक पे तो डिफॉल्ट कर रहा है. अगर एक पे डिफॉल्ट करा तो रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? अर्ली डिटेक्शन, डिफॉल्ट पेमेंट सिस्टम, रेड बाय इनकम टैक्स, रेड मारी हो, फ्रीक्वेंट चेंज इन स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब बार बार वो बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है. ये रेड फ्लैग सिस्टम है. अगर आपकी नीयत साफ है तो आपने जिस काम के लिए लोन लिया है वो काम करोगे. नीयत साफ नहीं है तो उल्टी सीधी चीजें बहाने मारते रहोगे, करते रहो. दूसरा देख सकते हैं आप, क्या कहता है, स्टाफ एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है. स्टाफ के पास पावर हो दो चीजों की, एक तो है स्टाफ एम्पावरमेंट और दूसरा है इसके बाद स्टाफ अकाउंटेबिलिटी. स्टाफ को अकाउंटेबल करो कि स्टाफ जो है आपने क्यों नहीं डिस्क्लोज करा, और आपको डिस्क्लोज करना है आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, एक अपने बॉस को और एक हो सकता है कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को, आरबीआई. तो स्टाफ को एम्पावर करें, सपोर्ट ऑफ द व्यूज टू द अप्रोप्रिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी अंडर विसल ब्लोअर पॉलिसी, जो कि अभी हुआ है आईसीआईसीआई के केस में. और दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, कि वो बताते रहे कि एनपीएस जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, वो जेन्युइन है या वो ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जो कि अपनी जेब भरते हैं और बाकी डिफॉल्ट बैंक पे डाल देते हैं. wherever felt necessary or warranted, role of sanctioning officials may also be covered under this exercise. जब ये चीज होगी उसके बाद आती है बारी ऑडिटर्स की. अब ऑडिट करने वाले जो बैलेंस शीट साइन करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो खूब सारा स्टाफ भेजती है, घंटे के हिसाब से चार्जेबिलिटी लगाती है, वो क्या कर रही है? व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर्स? अभी आपने देखा होगा इतनी बड़ी एडटेक कंपनी की ऑडिटेड रिजल्ट्स 18 महीने बाद आए. आप क्या सो रहे थे पिछले 1.5 साल से? जब सारी की सारी दुनिया जो है 6 महीने में रिजल्ट्स फाइल करती है, आप 8 महीने बाद कर लो, साल भर बाद कर लो, 1.5 साल बाद आप रिजल्ट्स फाइल कर रहे हो. उसके बाद भी उनको नोटिस आता है अलग अलग जगह से, एनसीपीसीआर से और जगहों से, कि भाई क्या मजाक चल रहा है ये. तो ऑडिटर्स के ऊपर भी डालो ना कंधे पे कि तुम कर क्या रहे हो, ऐसे कैसे बैलेंस शीट साइन कर दिया आपने, आपको दिखा नहीं इतने डिफॉल्ट्स है, आपने पूछा नहीं ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त. ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन.
वेरीफाई आपने क्या किया? अगर आपने देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं मैनेजमेंट से कि भाई ये लोन कहां है, वेयर इज दिस मनी, ये पैसा वापस क्यों नहीं आया? ऑडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद एक ऑडिटर रह चुका हूं तो मैं आपको बता सकता हूं। आई कैन टेल दिस टू यू, कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक एक चीज 5-5 रुपए का हिसाब ढूंढा जाता है ऑडिट में। फाइलिंग कंप्लेंट्स विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये भी पावर दो। सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और आपके कितने सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। आप क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल करते हो? किसकी वेट करते हो? तो जैसी डिटेक्शन हो फ्रॉड का, आप करिए यहां पे। सो यू फाइल द कंप्लेंट विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो बैंक्स डू नॉट हैव अ फोकल पॉइंट फॉर फाइलिंग सीबीआई कंप्लेंट और पुलिस कंप्लेंट। दिस रिजल्ट्स इन योर नॉन यूनिफॉर्म अप्रोच। एक ना करे फिर दूसरा ना करेगा, लोगों को पता नहीं क्या लगता है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो उनको लगता है कि रिपोर्ट क्यों करें, और कुछ लोगों को यह लगता होगा कि हमारे बैंक की रेपुटेशन खराब होगी इसलिए ना करें। प्राइवेट बैंकों को तो खासकर लगता होगा। By filing the banks, and the investigative agency has to deal with dispersed levels of authorities in banks. So it is therefore enjoined on banks to establish a nodal point officer for filing such complaints to the people who are responsible for complying. Or if you think that there has been a fraud, तो उसको आप ठीक करें। और क्या करोगे भाई? आपको दिख रहा है कि चीज गलत हो रही है, उसको रिपोर्ट नहीं करोगे? बचपन में भी जब बच्चे होते हैं, कोई कुछ दूसरा, एक भाई को लगे दूसरा भाई गलत कर रहा तो जाके मम्मी को बोलता है, पापा को बोलता है, ये कंप्लेंट ही तो है। उससे क्या हो रहा है? आप अपने बच्चे को सुधारते हो ना। तो यहां पे आपको दिख नहीं रहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से इतना बड़ा डिफॉल्ट हो रहा है? क्यों बैठे हुए हो बैंक में? या आपको ये नहीं लग रहा कि वो इंपॉर्टेंट है? या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पैसा किसका है? अरे तुम बैंक के एम्प्लॉय हो, तुम्हारे नॉलेज में वो बात है, वो पैसा भी तुम्हारा ही है। आप ये सोचो। सो व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? वेक अप कॉल फॉर द प्राइवेट बैंक्स। ये है कि जागो नींद से। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आप क्या बकवास कर रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? गरीब जनता का पैसा है। क्या टैक्स पेयर के पैसों से बैंक बजट से अप्रूव करेगी प्राइवेट बैंक्स का लॉस? प्राइवेट बैंक का लॉस कैसे होगा? कल को निकल जाएंगे ये बोल के दिवालिया निकल गया, दिवालिया निकल गया। आप सोच के देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट तो कितने करोड़ों अकाउंट्स होंगे, कैसा लगेगा? दिल नहीं दुखता आपका सोच के? ये तो ये वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल ऐसे है कि हमें यह सोचना चाहिए कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहां अकाउंट खोलो? एसबीआई में खोलो, पीएनबी में खोलो, डिफॉल्ट्स वहां भी है। प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खोलो, डिफॉल्ट्स वहां भी है। हर जगह डिफॉल्ट है। हम क्या करें? वेयर शुड अ कॉमन मैन गो? So when we talk about this, the same rules are now applicable to both sets of banks, public and private. It took the police more than 4 years to arrest Chanda Kochar. What were you waiting for? 2017 का एनपी है, 2022 में ये औरत अरेस्ट हो रही है। The scam fault line is damaging the Indian banking system. So data by RBI show that around 34% of scams in the banking industry are on account of inside work. तभी whistle blowers चाहिए, तभी staff को empower करो. And due to poor lending practices by and the involvement of the junior and the mid-level management. भाई जूनियर के हाथ में क्या है? भाई क्या है जूनियर के हाथ में? जूनियर एक अकाउंटेंट होगा, 50,000 लाख रुपए महीने की सैलरी वाला आदमी होगा, उसको जो ऊपर से अप्रूवल आएगा उसको लोन सैंक्शन करके दे देगा। आप जूनियर को पकड़ के जेल में डाल दोगे। ये कितनी गलत बात है। हाउ अनएथिकल इज दिस? इसको बल्कि अनएथिकल कहा जाता है। सो व्हाट कैन बी कंक्लूड? दैट फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आप अपने सिस्टम्स को टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करें, एआई एनेबल्ड सिस्टम बनाएं, और आरबीआई को रेगुलर मॉनिटरिंग और चेक्स रखने पड़ेंगे। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। इसको देख के लगता है कि बैंक्स अपने आप से जानबूझ के अपने ऊपर का डिफॉल्ट कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रेक्टिफाई इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसको सम अप करने के लिए मैंने यहां पे एक फ्लो चार्ट इंक्लूड करा है। ये फ्लो चार्ट है, पूरा का पूरा टॉपिक सम अप करता है इन लेस देन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड के अंदर अंदर वीडियोकॉन स्कैम, इतने का स्कैम है। चंदा कोचर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत, ये वीडियोकॉन के फाउंडर, ऑल 3 आर अंडर सीबीआई कस्टडी, जो कि स्कैमर्स माने गए हैं क्योंकि इनका रिलेशनशिप जो था वो प्रोफेशनल था। उसके तहत आपने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर करते हुए आपने लोन दिया। 34% ऑफ स्कैम्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री और ऑन अकाउंट ऑफ इनसाइड वर्क, जो कि विसल ब्लोअर्स को ही डिस्क्लोज करना पड़ता है, स्टाफ नहीं कर पाता है। तो स्कैम्स कैसे प्रिवेंट होने चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, ये हमारा पूरा एंड टू एंड टॉपिक का डिस्कशन है। ये डेफिनेटली सोचने का मौका है और सोचना भी चाहिए कि क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग।
ये सवाल पूछो, ये अपने आप से पूछो, लोगों से पूछो, आसपास की जनता से पूछो, इस पे सवाल उठाओ, इस डिस्कशन को करो, इस वीडियो को और शेयर करो। इसके भले ही आप स्निपेट्स काट काट के शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट हैव दिस डिस्कोर्स, हैव दिस डिस्कशन। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डूइंग? क्योंकि आपको तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन ये पैसा है किसका? पैसा तो जनता का है, मिडिल क्लास लोगों का है, गरीब लोगों का है। कैसे आप उनको धोखा दे सकते हो? कैसे लोगों को रात को नींद आती होगी? सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टडी IQ के कोर्सेज लाइव है। कोड जो है वो मेरा एक ही है, सांघी लाइव। इस कोड को यूज करके आप SIP प्लस के बैचेस जो एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट पे हैं, 5500 रुपीज के हैं, उसके साथ साथ ऑप्शनल बैचेस, फाउंडेशन बैचेस, सब एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। इस वक्त आपके डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर तक, और आप इन डिस्काउंट्स को अभी अवेल कर सकते हो। कोड मैं आपको बता चुका हूं। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है दोबारा देख लीजिए, जुड़िए मेरे साथ इन पे। ये सारी PDFs आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेंगी, और इन पे डिस्कशन ट्वीट्स और थ्रेड्स आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे मिलेंगे, रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको न्यू ईयर की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, और इसी तरीके से अपने दिमाग को मजबूर करें कि आप सोचें क्या चीज हो रही है और क्या गलत है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।